हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। ऊंची दीवार से सटी झाड़ियों के पास एक रिक्शा वाला दारू पीकर अपने रिक्शे के ऊपर पड़ा था। इस तरफ अमूमन कोई नहीं आता, आदमी आराम से सो सकता था। रात के करीब 9 बजे होंगे। कुछ भारी चीज के गिरने की आवाज से वो चौंक कर उठ बैठा और गालियां बकने लगा। उसने देखा थोड़ी थोड़ी देर में दीवार के उस पार से कुछ बोरे बस्ते फेंके जा रहे हैं। हल्की रोशनी में उसे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वो झाड़ियों में घुस गया। वहां गिरे बोरों को देखकर उसका माथा ठनका। उसने एक बोरे को टटोल कर देखा। पहले उसे संदेह हुआ, फिर ध्यान से देखने और छूने के बाद उसे समझते देर नहीं लगी कि उसमें क्या है। वह बेहोश होते होते बचा। हे भगवान, मान गया तू है। कौन बोलता है कि भगवान नहीं है? आज के बाद उससे 2 जूता लगाएंगे। उसने झटपट 2 बोरे रिक्शा पर लादा और अपने बीबी बच्चों के पास जा पहुंचा। रिक्शा वाला जिस दीवार के पास सो रहा था वह विधायक जी के एक अड्डे की 4 दीवारी का पिछला हिस्सा था। उनको रात में गुप्त सूचना मिली कि आधे घंटे के अंदर वहां आयकर और निगरानी विभाग का छापा पड़ने वाला है। चुनाव का समय था। भर भर कर नोटों की गड्डियां रखी हुई थी। खबर मिलते ही उन्होंने जल्दबाजी में नोटों से भरी सभी पेटियों और बोरों को उस कोठी के पीछे गंदी अंधेरी झाड़ियों में फिकवा दिया। इस अपार धन को देखकर रिक्शे वाले के बाल बच्चों के होश ही उड़ गए। बेचारे खुशी के मारे पागल होते होते बचे। उसकी बीबी को आज पहली बार अपने बेवड़े पति को देखकर गर्व की अनुभूति हुई और उसके बेटे अपनी बाप की किस्मत का लोहा मान गए। इस खुशनुमा सदमे से बाहर आते ही रिक्शे वाले के बीबी बच्चे जमीन पर लेटकर भगवान को आभार प्रकट करने लगे। आह, दूसरों को आराम की जिंदगी जीता देख भगवान को कितना कोसते थे। आज प्रभु ने आंखें खोल दी। उसकी बीबी मन ही मन भगवान से अपनी कटु वचनों के लिए क्षमा याचना करने लगी। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह निकली, लेकिन ये धार्मिक भावना ज्यादा देर नहीं टिकी। सामने पड़ी नोटों की गड्डियां उसका मन विचलित कर रही थी और उन सभी सुख भोग के बारे में सोचकर जिनकी उसे लालसा थी, उसका हृदय आंदोलित हो रहा था। चमकदार साड़ियां, रेशमी चादर, सोने चांदी के जेवरात, पक्का मकान, कालीन, बड़े बड़े बिस्तर और सोफा आदि उसकी आंखों के आगे नाच गए। रिक्शा वाले के दोनों बेटे भी रंगीन सपने बुनने लगे। अब दिखाएंगे उस कलुआ को, इंग्लिश दारू पीकर मुंह सुंघाता है। इतनी महंगी दारू पिलाएंगे कि जिंदगी में कभी नाम ही नहीं सुना होगा। और वो जीतू कहीं से खटारा मोटर गाड़ी का क्या जुगाड़ कर लिया, खुद को हीरो समझने लग गया। उसके सामने 3-3 बुलेट और कार नहीं खड़ी कर दी तो नाम बदल देना। रिक्शा चलाने वालों को ऑटो रिक्शा खरीद के थमा देंगे कि लो चलाओ और अपना पेट पालो, लेकिन महीने के 10,000 हमें देने पड़ेंगे। सौदा मंजूर हो तो बोलो, नहीं तो निकलो। ऑटो रिक्शा चलाने के लिए लोग भरे पड़े हैं। ये धंधा जम जाए तो फिर क्या कहना। और जब पैसे होंगे तो लड़कियों की भी लाइन लग जाएगी। चमेली मुझे लड़कियों से घिरी देखकर जल भुन जाएगी। कांति तो मुझे दौड़ा दौड़ा कर चप्पल से मारेगी। कसम से पैसे आ गए तो क्या हुआ, शादी उसी से करेंगे। रिक्शा वाला अपनी बीबी बच्चों के बचकानी बातों से बड़ा आनंदित हो रहा था। आखिर ये उसी की तो कृपा है कि वो पैसे लेकर अलग कहीं दूर नहीं भाग गया। वो चाहता तो कहीं जाकर अकेले मजे कर सकता था, लेकिन जिन्होंने जिंदगी साथ बिताया उन्हें छोड़कर वो कैसे जाएं। उसके नसीब के जोर से उसके परिवार वालों का सपना पूरा हो रहा है। उनके चेहरे पर खुशी देखकर उसे बड़ी संतुष्टि मिली। उसे परमानंद की अनुभूति हो रही थी। उसके चेहरे पर उस तरह के भाव थे जैसे किसी पति के चेहरे पर पत्नी के हाथों में अपनी ऊपरी कमाई देते वक्त होता है। रिक्शा वाला धैर्यवान था, दुनिया के कटु अनुभवों से परिचित था। अपने बीबी बच्चों की बातों को अनदेखा कर उसने वो पैसे सुरक्षित ढंग से घर के अंदर एक गड्ढा बनाकर गाड़ दिए और मिट्टी से समतल कर उस पर गोबर से लीप दिया। उसकी पत्नी और बेटे हमेशा वो पैसे खर्च करना चाहते, लेकिन रिक्शा वाला मना कर देता और उन्हें कुछ दिन रुकने को कहकर टालता रहता। इतने पैसे होते हुए गरीबी में जीना उन्हें बड़ा अखरता था। रिक्शा वाला कहता, हमें यूं अय्याशी करते देख लोगों को शक होगा, कहीं किसी ने बात बढ़ा दी और पुलिस आ गई तो सब कुछ गुड़ गोबर हो जाएगा। पैसे तो हाथ से जाएंगे ही,
कहीं जेल भी खटना ना पड़ जाए। हर दिन इस विषय पर उनमें बहस होती और हर दिन रिक्शा वाला उन्हें धीरज धरने को कहता। कुछ दिन बाद उसने अपनी खटिया उस गड्ढे के ऊपर डाल दी और हमेशा वहीं पड़ा रहता। रिक्शा वाला अब काम पर कम ही जाता था, बिना दारू पिए जल्दी घर आता और खाट पर पड़ा रहता। वो खुद को किसी खजाने के रक्षे से कम नहीं समझता था। उसके बीवी बच्चों को संदेह हुआ कि कहीं बुढ़े को पैसों से लगाव तो नहीं हो गया है, इन पैसों में किसी ऊपरी हवा का कब्जा तो नहीं है। वे ललचाई नजरों से बुढ़े की खाट के नीचे जमीन को देखते रहते थे। साल भर हो गया है, सारे पैसे वहीं दबे पड़े हैं। रिक्शा वाला ही जानता है कैसे उसने अपने बीबी और बेटों को उस गड्ढे से दूर रखा और किस तरह हर दिन उनको राज सीने में दबाए रखने के लिए मनाता रहता। इधर उसकी बीबी बेटे ही जानते हैं कि किस तरह उन्होंने खुद को ये बात किसी को नहीं कहने से रोके रखा। कैसे लगता है जब आप अपनी अमीरी किसी पे जाहिर नहीं कर सकते। उसने बेटे को भी दारू से दूर ही रहने को कह दिया था। दारू के नशे में आदमी जब डींगे हाँकने लगता है, गुप्त से गुप्त बात भी बाहर निकल ही आती है। क्या क्या नहीं कहना सुनना पड़ा, लेकिन रिक्शा वाला अपने बीबी बच्चों की पैसे खर्च करने की इच्छा के खिलाफ डटा रहा। टस से मस नहीं हुआ, वो मन में ठान चुका था। साल भर उसने अकेले ही पूरी योजना बनाई थी कि कैसे क्या करना है जिससे किसी को कोई शक ना हो। सबसे बड़ी दिक्कत थी पैसे की खपत करना। कोई पूछ दे कि इतना पैसा कहाँ से आया तो उसका वाजिब और विश्वास होने लायक जवाब तैयार होना चाहिए। रिक्शा वाला फूंक फूंक कर पैर रख रहा था। इस शहर में रहना अब उसे खतरे से खाली नहीं लग रहा था। यहाँ पकड़ाने का पूरा चांस है और दूसरी जगह बसने का जुगाड़ लगाने लगा। एक दिन उसने बड़ी सावधानी से गड्ढा खोदा और एक बोरे में आधे पैसे निकाले। ये पैसे उसने अपने बीवी बच्चों को देकर वहां से दूर एक दूसरे प्रदेश में किसी आदमी से मिलने को कहा। कौन है ये सूरज सिंह? उसकी बीवी ने पूछा। एक ठेकेदार है, वही हमें वहां एक बड़ा घर दिलाएगा, लेकिन वहां पहुंचते ही सबसे पहले अपना रूप बदलना, अच्छे अच्छे कपड़े जूते लेना और किसी दामी होटल में ठहरना। 3-4 रोज बाद मैं भी वहां आ जाऊंगा। कोई कुछ पूछे तो कहना हम खानदानी रईस हैं, जमीन जायदाद बेचकर नए शहर में रहने आए हैं। रिक्शा वाला ने उन्हें समझाया। उसका दिमाग देखकर उसके बेटे भौचक्के रह गए। उनका बाप सही में उनका बाप था। बड़े बेटे ने उससे कहा, कोई पूछ ले कि नए शहर में क्यों बसने आ गए तो कह देना कि हमारा एक जवान भाई आंखों के सामने गुजर गया, उसके बिना वो जगह कब्रिस्तान लगती थी। रिक्शा वाला ने जवाब दिया, लेकिन कांति का क्या होगा? उसे छोड़कर मैं नहीं। उसके छोटे बेटे की बात पूरी नहीं थी कि बड़ा बेटा भी बोल उठा, और नहीं तो क्या, हम भी चमेली को छोड़कर नहीं जाएंगे, उसको भी अपने साथ ले जाएंगे। ले समझा इन दोनों को। रिक्शा वाला अपनी बीवी से मुखातिब हुआ। बड़ा प्यार मोहब्बत का नशा चढ़ गया है इनको। सच सच बताओ, कहीं तुम दोनों ने उन लौंडियों के आगे सब कुछ बोल तो नहीं दिया? नहीं, कुछ नहीं बताया है। हमें इतना मूर्ख भी मत समझो। बड़ा बेटा बोला, तो फिर मूर्ख जैसी बात मत करो। उनको साथ ले जाएंगे तो बात बिगड़ेगी। कुछ खाना फूसी हुई नहीं कि हम पकड़े गए, लेकिन मैं कांति को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। छोटे बेटे ने ऐलान कर दिया। ठीक है, तो रहो यही फटे हाल। एक पैसा तुमको नहीं देंगे, सारा हिस्सा तुम्हारे भाई को दे देंगे। यहाँ इस शहर में किसी को भी पता चल गया तो समझो सब गया। छोटा बेटा बाप की ये बात सुनकर सकते में पड़ गया। वो गरीबी की मार झेल झेल कर तंग आ चुका था। अब अमीर बनने का मौका है तो वो किसी सूरत में इसे छोड़ नहीं सकता था। उसने तुरंत अपने बड़े भाई को देखते हुए कहा, नहीं, फिर छोड़ो, पहले हम जाकर कहीं ठिकाना बनाते हैं, फिर किसी दिन आकर इन्हें बिना कुछ बताए यहाँ ले जाएंगे। कह देंगे कि कोई फैक्ट्री में नौकरी लग गई है। हाँ, ये हुआ ना जबरदस्त बात। बड़ा बेटा बोल पड़ा, मतलब तुम दोनों फिर भी उनको छोड़ोगे नहीं ना? अबे ढेर औरतें मिल जाएंगी वहाँ, कहाँ इनके पीछे मर रहे हो? रिक्शा वाला अपने बेटों से बोला, देखा, सुन लिया ना माँ इसकी बात? छोटा बेटा बोला, अब ये नई माँ लाएगा हमारे लिए। क्या बोलता है, ढेर सारी औरतें मिल जाएंगी पैसा देख के? रिक्शे वाले ने घूर कर छोटे बेटे को देखा, फिर अपनी बीवी को छेड़ने के अंदाज से बोला, तेरी माँ बोलेगी तो एक जवान औरत ले आएंगे, अच्छा होगा उसका हाथ पैर दबा देगी। हाथ पैर दबाने के लिए ये बेटे है ना, बहू ले आएंगे।
जब फूटी कौड़ी नहीं थी हमसे लड़ लड़ के दारू पीने के लिए पैसे मांगे और अब पैसा आ गया तो जवान औरत खोजने निकले हो, लाके दिखाओ तो। अंगारे से दोनों का मुंह नहीं झोंक दी तो बोलना, दुख के समय में साथ रखा, जब सुख आया तो दूसरी औरत। वाह रे बुढ़ा। रिक्शे वाले की बीबी ने ये सब बातें ये सोच कर कह रही थी कि अगर बुढ़े के मन में गलती से भी ऐसा कुछ विचार हो तो वो संभल जाए। देखो कैसे बात बदलता है, मुझे फंसा दिया। रिक्शा वाला छोटे बेटे की ओर इशारा करके बोला, ठीक है, जब तुम दोनों को इतनी ही खुजली मची है, जब यहाँ से हम चले जाएं, 4-5 महीने बाद आकर चुपके से दोनों छोकरियों को ले जाना, लेकिन एक ही साथ में। फिर उसने सबको अच्छे से समझाया कि क्या करना है। रिक्शा वाला एक ही साथ सारे पैसे निकाल कर ले जाने के खिलाफ था। कुछ दिन में उसके बेटे छोटे थैले में भर के पैसे ले जाते रहेंगे, भले ही 1-2 महीने लग जाएं, तब तक रिक्शा वाला वहां ठहरेगा और सारे पैसे वहां पहुंचते ही वो खुद भी पहुंच जाएगा। उसकी बीबी को पहले तो शक हुआ, ये बेवड़ा हमें भगाकर कहीं दूसरा घर बसाने के चक्कर में तो नहीं है। उसने तुरंत चेतावनी दे दी। रिक्शा वाला को बीबी की बात सुनकर गुस्सा तो खूब आया, लेकिन इन पैसों ने अब उसे उदार और समझदार बना दिया था। उसने बेटों के सर पर हाथ रखकर कसम खाई, चूल्हे में मौजूद अग्निदेव को हाजिर नाजिर मानकर कसम खाई, सारे देवी देवताओं का नाम ले लिया। तब जाकर कहीं उसकी बीबी को थोड़ा भरोसा हुआ। अलग पहचान के साथ नए शहर में बसना कोई मुश्किल काम नहीं है। जहां लोग अपने पड़ोसी को नहीं पहचानते, वहां इनके बारे में कौन और क्या तदारत करता। रिक्शे वाले ने एक आदमी से संपर्क करके सारी बात पहले से तय कर ली थी और अपनी मनगढ़ंत कहानी बता दी थी। उसके बीबी बेटों के लिए काम आसान हो गया। 1 सप्ताह के अंदर उन्होंने आलीशान घर खरीद लिया और रहने लगे। दोनों बेटे धीरे धीरे करके 2 महीनों में सारे रुपए निकाल कर नए घर में ले आए। अंत में रिक्शा वाला भी पुराना झोपड़ त्याग कर बीबी बच्चों के पास पहुंचा। कुछ ही दिनों में उनका पूरा घर कीमती चीजों से भर गया। उसकी पत्नी महंगी साड़ियों और गहनों से लद गई। आईने में खुद को बार बार देखती रहती, लेकिन उसका जी नहीं भरता। वो अपने भाग्य पर फूली नहीं समाती थी। जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था वैसा सुख मिल रहा था, और क्या चाहिए। रिक्शा वाला अब अपने पुराने रंग में आ गया। पूरा 1 साल उसने इन पैसों के लिए दारू की एक बूंद भी हलक से नीचे नहीं उतारी थी। इन पैसों ने ही उसमें एक दृढ़ इच्छा शक्ति पैदा कर दी थी। अब समय था इंतजार के फल को खाने का। रिक्शे वाले ने 2-4 पेटी विदेशी शराब मंगा ली और दिन भर नशे में डूबा रहता। अब उसे टोकने वाला कोई नहीं था, बल्कि बीबी पकौड़े और नमकीन ला कर देती और खुद भी 2-4 घूंट लगा लेती। पूरा परिवार कुछ दिन नए शहर में घूमता रहा। खरीदारी होती रही, लेकिन कोई आखिर कितना सैर सपाटा करे, कितना सिनेमा देखे, क्या क्या खरीदे। अंत में सुबह उठना, दारू पीना और फिर दिन भर दारू पीना, यही सिलसिला चलता रहा। रिक्शे वाले ने जितनी धैर्य और अक्लमंदी से 1 साल तक पैसों को दबा कर रखा था, उससे कहीं ज्यादा अधीरता और कम अकली का नमूना उसने खर्च करने में दिखाया। अब उसे पकड़ाने का कोई भय नहीं था। दिल खोल के पैसे उड़ा सकता था, अपनी हसरतें पूरी कर सकता था। जो उसने सपने में भी नहीं सोचा था वो सब कर सकता था। रिक्शा वाला अब कंकाल का ढांचा नहीं रहा, सुअर की तरह फूल गया था। उसकी बीबी को भी चर्बी हो आई, जैसे जवानी फिर लौट आई। मियाँ बीवी अब बस जिंदगी के मजे लूटने में मशगूल रहते। 2 जवान बेटों का भी ख्याल नहीं करते थे, मानो आदमी अमीर होते ही बेशर्म भी हो गया। उसके दोनों बेटों का भी वही हाल था। मौज मस्ती में ही उनका दिन गुजरता। दारू तो उनके लिए पानी हो गया था, अब चरस गांजा भी चलने लगा। महंगी कारें और मोटर बाइक लेकर शहर की खाक छानते। अब वे हर दारू अड्डों की पार्टी की जान होते थे। शहर के तवायफों में इनके खूब चर्चे हैं। ऐसे दिल दरिया वाले ग्राहक कम ही होते हैं जो नोटों से ढक दे, लेकिन बेस्याओं से कब तक काम चलाते। आखिर 5-6 महीने बीते होंगे कि उन्होंने पुराने शहर जाकर अपनी प्रेमिकाओं को झूठ सच बोलकर मनाया और लेकर यहाँ चले आए। फिर उन्होंने शादी भी कर ली। बड़ा बेटा चमेली के साथ कमरे में घुसा रहता और छोटा कांति को लिए शहर भर की सैर करता। जिसे कुछ काम धंधा ना हो उसे किस बात की चिंता। चमेली और कांति इनकी रईसी देखकर हैरत में पड़ गई। आखिर कौन सा खजाना इनके हाथ लग गया। जब सच्चाई पता चली दोनों अवाक रह गए। अच्छा तो ये बात है, मुफ्त का चंदन घिस मेरे नंदन। खैर उन्हें क्या,
जिंदगी आसान हो गई इन दो भाइयों से शादी करके। 4-5 महीने मस्ती में बीत गए। दौलत चुंबक है जिसकी ओर लोहे खींचे चले आते हैं। पार्टियों और क्लबों में औरतें उन्हें घेरे रहती। रिक्शा वाला के दोनों बेटे इतने सयाने ना थे। वे खुद को चुंबक समझ रहे थे और चालाक औरतों के असली इरादे नहीं भांप सके। उन औरतों के फेर में पड़कर अपनी बीवियों को भूल गए। बीवी को गाली गलौच, लात, जूता किसी हद तक मंजूर हो सकता है, लेकिन पराई स्त्री से पति का संबंध किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं होता। चमेली ने ऐतराज जताया तो उसके पति ने उसे गंवार और देहाती कहकर मजाक उड़ाया। रईसों की यही तो पहचान होती है, शराब और शबाब पर दौलत उड़ाना। कांति ने अपने पति से कहा तो बेचारी पर 2-4 हाथ पड़ गए। रिक्शे वाले के छोटे बेटे को यह बड़ा असहनीय लगा कि शादी करके उसने जिस लड़की की जिंदगी संवार दी वही अब छोटी छोटी बातों में सवाल जवाब कर रही है। दोनों बहुओं ने सास ससुर से शिकायत की। रिक्शा वाला तो कभी होश में ही नहीं रहता था। उसने सुना तो बोला, इन पैसों से मुझे जो ऐश जो करना था वो एक कर रहे हैं और मैं यही इसी बुढ़िया के साथ मर रहा हूँ। यही दोनों का अच्छा है, बीवी तो है ही, बाहर भी मौज हो रही है। रिक्शे वाले की पत्नी ने बस इतना कहा, हम क्या बोलें, ये तुम लोगों की अपनी बात है, उन दोनों को तुम ही लोग समझाओ। अब तुम माँ बनने वाली हो, सब्र से काम लो। सास ससुर से निराश होकर चमेली और कांति को और कोई उपाय नहीं सूझा। दोनों ही पेट से थी। पतियों के व्यवहार से रुष्ट होकर भी उन्हें वहीं रहना था, सो उन्होंने हालात से समझौता कर लेना ही श्रेयस्कर समझा। एक दिन की बात है, रिक्शे वाले के दोनों बेटे एक एक औरत लेकर घर पहुंचे। चमेली और कांति ने घुड़की दी, रोना धोना किया, लेकिन दोनों नशे की हालत में थे। बीवियों का इस तरह कोलाहल मचाना उन्हें अखर गया। उस दिन जमकर उन्होंने अपनी अपनी बीवी की धुनाई कर दी। फिर उन बाजारू औरतों को साथ लिए कमरों में घुस गए। उनकी माँ खड़ी तमाशा देखती रही, लेकिन उनकी बीवियों के लिए अब पानी सर के ऊपर चला गया था। उन्होंने उसी क्षण बोरिया बिस्तर बांधा और अपने पुराने शहर की ओर चल पड़े। उनकी सास ने उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर चमेली और कांति अब कुछ नहीं सुनना चाहती थी। धन संपत्ति कमाने में जितना मेहनत मशक्कत लगता है, उतना ही अगर खर्च करने में भी लगता तो कोई कंगाल नहीं होता। बड़े बड़े व्यापारी कभी खुद को दिवालिया घोषित नहीं करते, राजा रंक नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं है। पैसे उड़ाना चाहे तो दिन भर में करोड़ों उड़ा सकते हैं। खर्च के साथ कमाई भी हो तो दौलत थोड़ा बहुत सुरक्षित रहता है। यहाँ तो आमदनी शून्य और खर्चे 100 था। करीब 1.5 साल के अंदर ही आधे से ज्यादा रकम उठ गए थे। पूरा परिवार विदेशी और महंगी चीजों का इस्तेमाल कर रहा था। विदेशी शराब, कपड़े, जूते, परफ्यूम आदि इत्यादि नाना प्रकार की वस्तुओं का उपभोग करते थे। अमीर आदमी के दोस्त जल्दी बनते हैं और अमीर आदमी अपने दोस्तों को खैरात समझकर कुछ न कुछ तोहफे भेंट करते ही हैं। और रिक्शे वाले के दोनों बेटे तो अपनी अमीरी का डंका बजाते घूमते थे। इनके भी 20 यार दोस्त बन गए थे जो इनके विशाल हृदय का भरपूर लाभ उठाते थे। दोनों बेटे खासकर औरतों पर बेशुमार दौलत लुटा रहे थे। बड़े ने तो कुछ युवतियों को नई कारें खरीद कर तोहफे में दे दी। छोटा बेटा हीरे की अंगूठियां, सोने की घड़ी जैसी चीजें बख्शीश में दे देता। जुआ सट्टा भी चलता। आखिर कितने दिन? रिक्शा वाला अब चिंतित हुआ। बड़ी जल्दी इतने पैसे खर्च हो गए, आधे बोरे से भी कम बचे हैं। निकाल कर गिनना चालू किया, 27 लाख रुपए थे। उसे कुछ राहत महसूस हुई। 27 लाख कम नहीं होते। उसने बेटों को बुलाया और कोई काम धंधा चालू करने को कहा। उन्हें समझाया कि इसी तरह पैसे लुटाते रहे तो 2 महीने में फिर से कंगाल हो जाएंगे। 2-4 दिन तो इसी बात पर बहस चली कि क्या धंधा करें, कुछ ऐसा करें कि समाज में इज्जत भी बची रहे। ये नहीं कि कोई छोटा मोटा धंधा लेकर बैठ गए और जग हंसाई हो कि कल तक गगन में उड़ते फिरते थे, आज धनिया बेच रहे हैं। आखिरकार शहर के महंगे मॉल में एक जगह भाड़े पर ली गई और इलेक्ट्रॉनिक सामानों की दुकान खोली गई। करीब 23 लाख खर्च हो गए। सप्ताह भर में व्यापार चलाने के लिए 2 नौकर भी रख लिए गए, जिनसे मालिकों की लापरवाही और बुद्धिहीनता ज्यादा दिन तक न छिपी रह सकी। अब वो काम कम और आराम ज्यादा करते, टेढ़े ग्राहकों को खुद भगा देते। कौन उनसे बहस करे। वे दुकान की रोज की कमाई पर भी हाथ साफ करने लगे। नतीजतन दुकान घाटे पर चलने लगा। ये दोनों भाई सब कुछ नौकरों पर छोड़कर अपने मौज मस्ती में ही डूबे रहते। 2-4 दिन में कभी दुकान की राह पकड़ते,
5वें महीने में दुकान बंद करने की नौबत आ पड़ी। बड़ी मिन्नतों बाद उनकी मां ने अपने कुछ गहने गिरवी रखकर उन्हें धंधा चलाने के लिए पैसे दिए। सब कुछ खत्म हो रहा था। उन दोनों भाइयों को अब वो दोस्त और औरतें कहीं नजर नहीं आते। शराब की लत ने बाप बेटों का खर्च यूं बढ़ा रखा था। कितना भी कोशिश करते लेकिन दारू के बिना खुद को मृत महसूस करते। दारू की घूंट अंदर जाते ही जैसे उनमें प्राण का संचार होता। रिक्शा वाले की बीबी अब संभल गई। उसे अंदाजा हो रहा था कि आगे क्या होने वाला है। औरतें घर परिवार चलाने में माहिर होती हैं, बचत कर करके रखती हैं, लेकिन रिक्शे वाले की पत्नी ने ऐसा कुछ नहीं किया था। ले देकर सोने चांदी और हीरे के जेवर ही उसकी संपत्ति थी, जिस पर हाथ पड़ भी चुका था। वह पति और बेटों को खर्चे कम करने के लिए कहती। वो सहमति तो जताते, लेकिन अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। पहले अपनी कारें बेची, फिर मोटर बाइक की बारी आई। कुछ दिनों के बाद हाल ये हो गया कि दुकान के कमरे का भाड़ा देने के लिए पैसे नहीं रहे। उनके नौकरों ने ही सब कुछ चौपट कर दिया। धंधा बंद करना पड़ा। अब सारे रुपए खत्म हो गए थे, लेकिन घर में सोने गहने खूब थे। वही बेच बेच कर उन्होंने अपनी रईसी बरकरार रखी। चंद महीनों के अंदर सारे गहने भी उठ गए। उसी समय उनका बाप बीमार पड़ा। रिक्शा वाला शराब पी पी कर अपने गुर्दे और कलेजा बेकार कर चुका था। किस्मत का खेल देखिए, अब उसके इलाज के लिए घर में पैसे ना थे। 2 महीने के सस्ते इलाज के बाद बेचारा रिक्शा वाला सरकारी अस्पताल में दम तोड़ गया। उसकी बीवी बेटों को कोसने लगी। बाप की मौत ने बेटों की बुद्धि खोली। कहाँ थे और कहाँ आ गए। गनीमत इस बात की थी कि रिक्शा वाले ने अपनी जिंदगी ऐसो आराम में जी, भले ही मौत गरीबों वाली हुई हो। दोनों बेटों को अब अपनी पत्नियां याद आने लगी। हे भगवान, वो तो पेट से थी, बच्चे भी बड़े हो गए होंगे अब तक, या पता नहीं कहीं उन्होंने गर्भपात ना करा लिया हो। किसी दूसरे मर्द के साथ भागने में औरतों को कितना समय ही लगता है। ऐसा ही हुआ होगा, दूसरा ठिकाना मिल गया होगा उन्हें। रिक्शा वाला के बेटे पछतावा करने लगे। घर का खर्च अब घर के बचे खुचे कीमती चीजों को बेचकर होने लगा। अंत में वो भी खत्म हो गए। थक हार कर उन्होंने वो आलीशान मकान 10 लाख रुपए में बेच दिया और वो रकम लेकर एक सस्ते मकान में किराए पर रहने लगे। दोनों भाइयों ने तय किया कि 5 लाख रुपए बैंक में जमा कर दी जाए और बाकी पैसों से परचून की दुकान खोली जाए। लेकिन उन दोनों ने रईसी जिंदगी का लुत्फ उठाया था और बिना मेहनत के ऐसो आराम की थी। परचून की दुकान भी घाटे में चलने लगी। लोग उधार लेकर चंपत हो जाते। ऐसी हालत आ गई कि उन्हें बैंक में रखी 5 लाख रुपए पर भी हाथ डालने पड़े। कुछ ही दिनों में उनके पास फूटी कौड़ी ना बची। अर्ज से फर्श तक आने में 4-5 साल से ज्यादा नहीं लगे। अंत में दोनों ने मां से मशविरा किया कि पुराने शहर लौटा जाए। फिर से वही गंदी कोठरी, नालियों की सड़ांध और बासी खाना, फिर से वही मजदूरी, फिर से वही जी तोड़ मेहनत। इस सब का ख्याल आते ही बुढ़िया रोने लगी। उन्हें ताने मारने लगी। इतना सारा पैसा उड़ा दिए जो पूरी जिंदगी आराम से बिताने के लिए काफी थी। मेरी भी मति मारी गई थी। जबरदस्ती अपनी माँ को लेकर वो वापस अपने पुराने शहर आ गए। अपने पुराने झोपड़ी में जाकर देखा तो वो खाली था, किसी का कब्जा नहीं था। भले ही थोड़ा जर्जर जरूर हो गया था। वे चमेली और कांति के घर गए तो मालूम हुआ कि दोनों को एक एक बेटा हुआ है। अपनी बीवियों से गले मिलकर उन्हें कुछ उम्मीद हुई। पत्नियां तो क्षमाशील होती हैं, उन्होंने उन्हें माफ कर दिया। आज रिक्शा वाला के दोनों बेटे रिक्शा चला रहे हैं। जब वो अपनी कहानी अपने साथियों को सुनाते हैं तो उनके साथी उन पर हंसते हैं। उन्हें गप हाँकते समझ कर या उनको मूर्ख समझ कर। उनकी माँ तो धीरे धीरे पागल सी हो गई। उनके पुराने घर में बना वो गड्ढा उनकी जख्मों पर हर पल नमक छिड़कता रहता। अमीरी की स्मृतियां अब मधुर ना रही, बल्कि जहर सी हो गई थी। साल भर बाद उसका भी इंतकाल हो गया। ये दोनों भाई अब ज्यादातर समय विधायक के घर का चक्कर लगाते रहते हैं कि कहीं फिर से कोई किस्मत का खेल हो जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, नमस्कार।